हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 5 मार्च के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 5 मार्च के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि असद अली खान का संबंध किस वाद्ययंत्र से है। तो देखिए, असद अली खान की बात कर ले तो ये जो आपके रुद्र वीणा से संबंधित थे, तो रुद्र वीणा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इनके अगर पुरस्कार की बात कर ले तो देखिए, असद अली खान को 2008 में जो है पद्म भूषण पुरस्कार से और 1977 में जो है इन्हें संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किस साम्राज्य की स्थापना जो है वो किया गया था। तो देखिए, 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है ये मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है वो किया गया था। तो मौर्य साम्राज्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले मौर्य वंश का जो शासनकाल कब से कब तक रहा था। तो देखिए, मौर्य वंश का जो शासनकाल है ना, ये आपके 321 ईसा पूर्व से लेकर जो है 185 ईसा पूर्व तक रहा था। और मौर्य वंश की जो है राजधानी क्या रही थी। तो देखिए, मौर्य वंश की जो राजधानी रहा था ना, ये पाटलिपुत्र रहा था। इसके अलावा इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि आपके चंद्रगुप्त मौर्य के जो है पोते का नाम यानी जो है ग्रैंडसन का नाम जो है वो पूछा गया था। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के जो पोते थे ना, ये आपके सम्राट अशोक थे। वहीं चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम अगर पूछा जाए तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटे थे ना, ये आपके बिंदुसार थे। और ये जो आपके मौर्य वंश के जो है ये दूसरे शासक थे, जिनका कार्यकाल जो है 298 ईसा पूर्व से लेकर जो है 272 ईसा पूर्व तक रहा था। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक के बारे में पूछा जाए तो ये आपके सम्राट अशोक थे। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है, मौर्य वंश से पहले कौन सा वंश था। तो देखिए, मौर्य वंश से पहले जो है ये नंद वंश था। और नंद वंश की जो स्थापना है ना, ये आपके महापद्मानंद के द्वारा जो है वो किया गया था। और नंद वंश का जो शासन काल रहा था, ये आपका 343 ईसा पूर्व से लेकर जो है 321 ईसा पूर्व तक रहा था। इसके अलावा बात कर ले नंद वंश के अंतिम राजा कौन थे। तो देखिए, नंद वंश के जो अंतिम शासक थे ना, ये आपके धनानंद थे, जिसको हराकर जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है वो किए थे। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न बनता है कि मौर्य साम्राज्य के बाद कौन सा वंश आया था। तो देखिए, मौर्य साम्राज्य के बाद जो है आपका शुंग वंश आया था। और मौर्य साम्राज्य के जो अंतिम शासक थे ना, ये आपके बृहदत्त थे। और बृहदत्त की हत्या जो ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है बृहदत्त की हत्या करके जो है शुंग वंश की स्थापना जो है वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि इनमें से किस नृत्यांगना को जो है सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाली जो नृत्यांगना है, ये आपके सोनल मानसिंह है। तो सोनल मानसिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और सोनल मानसिंह को जो है पद्म भूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था। तो इन्हें जो 1992 में जो है सबसे कम उम्र में जो है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा बात कर ले सोनल मानसिंह, ये जो आपका किस नृत्य से संबंधित है। तो ये आपका भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सोनल मानसिंह ही जो है 2003 में जो है ये पद्म विभूषण पाने वाली भी जो है सबसे कम उम्र की व्यक्ति है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि किस पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था ना, वो आपका बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ जो है तेजी से औद्योगिकरण करना था। तो देखिए, दूसरी जो पंचवर्षीय योजना था ना, इसका जो मुख्य उद्देश्य था ये आपका बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ जो है
तेजी से औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन पर भी था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो ये आपका 1956 से लेकर 1961 तक रहा था। और ये जो आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना था ना, ये आपके पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और इसमें जो आपका विकास का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो आपका 4.50% निर्धारित किया गया था, लेकिन वास्तविक जो आपका लक्ष्य हासिल किया गया था तो ये आपका 4.27% जो है वो आपका हासिल किया गया था। यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना जो रहा था वो आपका असफल रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू जनसंख्या में जो है वृद्धि प्रतिशत जो है ये कितना रहा था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2001 से लेकर 2011 के दशक में जो आपका जनसंख्या का जो वृद्धि दर रहा था ना भारत में, वो आपका 17.7% रहा था। जिसमें अगर हिंदू की बात कर ले तो हिंदू जनसंख्या का जो आपका दशकीय वृद्धि दर रहा था ना, ये आपका 16.8% रहा था। तो 16.8% आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर मुस्लिम की बात कर ले तो मुस्लिम जो ये आपका 24.6% जो है ये दशकीय वृद्धि दर रहा था, जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर। वहीं अगर ईसाई धर्म की बात कर ले तो ये आपका 15.5% रहा था। सिख धर्म जो आपका 8.4% रहा था, और बौद्ध धर्म जो ये आपका 6.1%, और जैन जो आपका 5.4% रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस धार्मिक समुदायों की जो जनसंख्या वृद्धि दर है ना वो सबसे अधिक रहा था, तो देखिए ये जो आपका मुस्लिम धर्म था ना, इसका जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो सबसे अधिक रहा था, जो कि 24.6% रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि पहली पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य है ना ये कितना निर्धारित किया गया था? तो देखिए पहली पंचवर्षीय योजना की बात कर ले तो ये जो आपका 1951 से 1956 की अवधि तक चला था, और इसमें जो आपका लक्ष्य निर्धारित किया गया था ना वो आपका 2.1% जो वो लक्ष्य निर्धारित किया गया था। और इसमें जो आपका वास्तविक जो वृद्धि हुआ था ना वो आपका 3.6% हुआ था। तो 2.1% आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा पहली जो पंचवर्षीय योजना था ना ये आपके हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है आपके भारत में आर्थिक विकास पर जो वो जोर दिया गया था, और सबसे ज़्यादा जो आपका जोर है ना ये आपके कृषि क्षेत्र पर जो है इसमें जो वो केंद्रित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि पोंगल जो कि आपका तमिलनाडु में 4 दिवसीय त्यौहार है, और ये जो आपका किस फसल के कटाई के दौरान जो है इस त्यौहार को जो वो मनाया जाता है? तो देखिए पोंगल की सबसे पहले बात कर ले तो ये जो आपका तमिलनाडु का एक त्यौहार है जो कि मकर संक्रांति का दूसरा नाम है, और ये जो आपका 4 दिवसीय उत्सव है, और ये जो आपका किसके फसल की कटाई के दौरान मनाया जाता है? तो ये आपके चावल की फसल के दौरान जो है इस त्यौहार को जो वो मनाया जाता है। तो चावल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2018 एशियाई खेलों में जो है भारत के उद्घाटन समारोह में जो है ध्वजवाहक जो है ये कौन रहे थे? तो देखिए 2018 के एशियाई खेल की बात कर ले तो ये जो आपका इंडोनेशिया के जकार्ता और पोलेमबर्ग शहर में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत के तरफ से जो आपके उद्घाटन समारोह में जो आपके ध्वजवाहक रहे थे ना ये आपके नीरज चोपड़ा रहे थे। वहीं समापन समारोह में जो ध्वजवाहक रही थी ये रानी रामपाल रही थी। तो आपका जो है उद्घाटन समारोह का पूछा गया था तो नीरज चोपड़ा आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले 2018 एशियाई खेल में भारत जो है कौन से पायदान पर और कितने मेडल जो है वो हासिल किया था? तो देखिए भारत जो है आपका 8वें पायदान पे रहा था, और इसमें भारत जो है टोटल 70 पदक जो है वो जीते थे, जिसमें 16 जो है वो 16 जो है वो गोल्ड मेडल जीता गया था, 23 जो वो सिल्वर मेडल जीता गया था, और 31 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल शामिल था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 2022 अगर एशियाई गेम्स की बात कर ले तो देखिए 2022 का जो एशियन गेम्स है ये आपका कोविड-19 की वजह से 2023 में आयोजित किया गया था, जो कि आपका 19वां संस्करण था, और ये जो आपका हांगझाऊ चीन में आयोजित किया गया था। जिसमें अगर ध्वजवाहक की बात कर ले तो देखिए ये जो आपके उद्घाटन समारोह के जो ध्वजवाहक रहे थे ना ये आपके हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोर्गोहेन रही थी। वहीं समापन समारोह के जो ध्वजवाहक रहे थे ये आपके PR श्रीजेश रहे थे। वहीं अगर भारत की पदक तालिका की बात कर ले तो इसमें जो है भारत 107 पदक जीता था, जिसमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल था। जो और भारत के पायदान की बात कर ले तो भारत जो इसमें चौथे पायदान पे रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मौलिक अधिकार आत्म दोषारोपण के संबंध में जो है कौन सा अधिकार देता है। तो देखिए आत्म दोषारोपण से संबंधित आपका अनुच्छेद कौन सा है। तो देखिए अनुच्छेद 20 में आपका बताया गया है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करना, ये जो आपका अनुच्छेद 20 में बताया गया है। और अनुच्छेद 20 जो है ये आपका एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। और किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, तो ये आपके स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है। और स्वतंत्रता का अधिकार ये जो आपका अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तो अगर ऑप्शन में आपका स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया था तो स्वतंत्रता का अधिकार आपका करेक्ट आंसर होगा। और वर्तमान में जो आपके 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, तो पहला आपका समानता का अधिकार है जो कि आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक है। सेकंड आपका स्वतंत्रता का अधिकार है जो कि आपका अनुच्छेद 19 से 22 तक है। थर्ड आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो कि आपका अनुच्छेद 23 से 24 तक है। फोर्थ आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो कि आपका अनुच्छेद 25 से 28 तक है। फिफ्थ आपका सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है जो कि आपका अनुच्छेद 29 और 30 में है। सिक्स्थ आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि आपका अनुच्छेद 32 में जो ये आपका वर्णित है। तो ये आपके वर्तमान में जो है आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जनगणना में लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो को जो है किस प्रकार से निकाला जाता है। तो देखिए जनगणना में आपका जो लिंगानुपात है ना वो आपका प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जितनी भी संख्या होती है ना उसे जो है लिंगानुपात जो है वो कहा जाता है। तो प्रति 1000 पुरुष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना रहा था, तो देखिए भारत का जो लिंगानुपात है ना ये आपका 943 रहा था। यानी प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या थी ना वो आपका 943 था। और सबसे लिंगानुपात वाला राज्य अगर पूछा जाए तो देखिए सबसे लिंगानुपात वाला जो राज्य रहा था ना ये आपका केरल राज्य रहा था। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य अगर पूछा जाए तो ये आपका हरियाणा राज्य का रहा था। हरियाणा का जो लिंगानुपात है ना ये आपका 879 रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि 1771 में कौन सा बैंक स्थापित किया गया था। तो देखिए 1771 में जो है ये आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान स्थापित किया गया था जो कि भारत का पहला जो है ये बैंक था। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निर्वाचन आयोग ये जो है किस प्रकार का एक निकाय है। तो देखिए निर्वाचन आयोग की बात कर ले तो ये जो आपका एक संवैधानिक निकाय है। तो संवैधानिक निकाय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु इज द न्यू डेप्यूटी NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में राष्ट्रीय उप सुरक्षा सलाहकार जो है ये आपके कौन है। तो देखिए वर्तमान में जो आपके नए बनाए गए हैं ये आपके पंकज कुमार सिंह को जो है वो बनाया गया है। तो पंकज कुमार सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले वर्तमान में अगर आपके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अध्यक्ष पूछा जाए तो देखिए वर्तमान में जो आपके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है ना ये आपके अजीत डोभाल हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना। उप सुरक्षा सलाहकार पूछा गया था इसलिए आपके पंकज जो है वो करेक्ट आंसर होगा, यानी पंकज कुमार सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2023 में लक्ष्मी योजना जो है ये किस राज्य के द्वारा जो है वो शुरू किया गया है। तो देखिए 2023 में लक्ष्मी जो योजना है ना ये आपके उड़ीसा राज्य के द्वारा जो है वो शुरू किया गया है। और इस योजना के अंतर्गत जो है ये आपके ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सस्ती बस सेवा जो है वो प्रदान की जाती है। तो उड़ीसा सरकार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसी से मिलता जुलता एक और आपका नाम है कि लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में। तो देखिए लाडली लक्ष्मी योजना ये जो आपका 2023 में जो 2.0 है ना ये आपके मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो वो शुरू किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि रेसलिंग यानी कुश्ती में जो है ये 3 अंक कब दिए जाते हैं। तो देखिए 3 अंक जो है ये आपका कब दिया जाता है। तो देखिए यदि कोई एक खिलाड़ी अपनी कमर के स्तर से ऊपर उठाते हुए जो है विरोधी को नीचे लाने में सक्षम होता है और खड़े रहते हुए टेक डाउन पूरा करने से पहले जो है अपने विरोधी को उनकी पीठ पर नीचे लाते हुए जो है अगर ये अधिकता वाला टेक डाउन करता है तो इस प्रक्रिया में जो है वो 3 अंक जो है वो दिए जाते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था हिंदी से पूछा गया था कि इच्छु का जो है तद्भव रूप पूछा गया था। तो देखिए इच्छु का जो तद्भव रूप होता है ना वो आपका ईख होता है। तो ईख आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।